हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट री एग्ज़ाम जो होने वाला है यूनिट 10 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पेपर फर्स्ट की एमसीक्यू बेस्ड क्लास हमारी चल रही है। इससे पहले हम कुछ थ्योरी की क्लासेस पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी क्लासेज हैं जो कि यूजीसी के लिए दे रखी हैं। अगर आप हिंदी से पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के आप क्लासेस देख सकते हैं। और अभी हमारी आज वीडियो मैंने एक प्रोवाइड की है हिंदी के लिए यूनिट फर्स्ट की, वो भी एमसीक्यू बेस्ड पे। पहले हमने यूनिट 1 to 10 कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन वो वन लाइनर और शॉर्ट नोट्स में थे। लेकिन अब हमने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं। अपने पेपर के लिए अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि अब जो रिवीजन जितना ज़्यादा आप करेंगे वही आपके काम आने वाला है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी यूनिट 10 चल रही है, उच्चतर शिक्षा प्रणाली, जिसकी हम कुछ प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये नेक्स्ट है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। जिस टाइप के आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस सेट है, और वो भी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। क्योंकि यूजीसी नेट के लिए जो भी यूट्यूब पे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी फर्स्ट पेपर की, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, बहुत ही टफ लैंग्वेज में लेके आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने आसान लैंग्वेज और बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो आप एक बार अच्छे से सारी वीडियोस देख लेना और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है भाई। सबसे पहले तो ये सही है, सही नहीं है, और असत्य है, सत्य है। इनको ज़रूर आप अच्छे से इन पर पहले ही अंडरलाइन कर लिया करो इनको, क्योंकि ये बहुत ही हमें क्या कर देते हैं, बाद में 2-4 नंबर हमारे खा जाते हैं। तो शिक्षा के सभी स्तरों में अंतर्राज्यीय भिन्नताओं को हल करने के लिए शिक्षा को 1976 में संविधान की समवर्ती सूची में लाया गया था। ये बात तो आपने पहले पढ़ चुके हैं आप। मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी और थ्योरी में भी ये पढ़ाया था और क्वेश्चन भी याद था इसका। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर सही कथन पूछा है कि शिक्षा के सभी स्तरों में अंतर्राज्यीय भिन्नताओं को हल करने के लिए, यानी कि शिक्षा के सभी स्तर का मतलब है, चाहे प्राइमरी हो, जूनियर हो, माध्यमिक हो, हायर एजुकेशन कोई भी हो, उन सब की विभिन्नताओं को ख़त्म करने के लिए, उनको हल करने के लिए, इन समस्याओं को पूरे देश में एक प्रकार की हम शिक्षा प्रणाली को लागू भी कर सकते हैं, या फिर इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपना क्या दे सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और कोई भी सुझाव दे सकते हैं। तो शिक्षा समवर्ती सूची में है अभी इस टाइम पर, ये ध्यान रखना है वर्तमान में। और इसे समवर्ती सूची में कब लाया गया था, पहले राज्य सूची का विषय था और अब ये समवर्ती सूची का विषय है। ये 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, उस टाइम पर लाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि राज्य विधायी अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदित संस्थानों को उपाधियाँ, यानी कि जो डिग्री देते हैं, उनकी शक्ति नहीं होती उनके पास। तो ये बात तो बिल्कुल क्या है, गलत है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि जो अनुमोदित जो संस्थान होते हैं उनके पास डिग्री देने की क्या होती है, अपनी शक्ति होती है। वहीं से तो सभी लोग डिग्री करते हैं, है ना, अदरवाइज़ कहाँ पर जाएंगे। तो ये 1976 में समवर्ती सूची में लाया गया, इसका ये जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से किन विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्कृष्ट संस्थान। तो क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बिल्कुल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दिया गया है। अमृता विश्व विद्यापीठम, कोलकाता विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो जो कोलकाता विश्वविद्यालय और जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इन दोनों को नहीं दिया गया, बल्कि ए, बी और डी इसके क्या हैं, करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अमृता विश्व विद्यापीठम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इनको क्या दिया गया है, उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। जबकि जो जेएनयू और कोलकाता विश्वविद्यालय, उनको प्रदान नहीं की गई है। और अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और पहले नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, जेएनयू को तो जरूर लगाएंगे, है ना। लेकिन ये उत्कृष्ट संस्थान में इसको मान्यता नहीं दी गई है। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, आप जानते हैं
कि जो पंचवर्षीय योजनाएं जो चली थी वो 1951 से लेकर के 2017 तक रही थी। तो 9वीं जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो उच्चतर शिक्षा से संबंधित थी और उसमें हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। तो क्या क्या दिए थे एक बार इसको देख लेते हैं। गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार करना, ये बिल्कुल 9वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि जो शिक्षा है उसकी प्रणाली में भी सुधार होना चाहिए, जो सिस्टम में चल रहा है उसमें सुधार होना चाहिए और जो क्वालिटी है वो भी हमें सुधारनी चाहिए। यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों को स्वायत्तता की पदवी प्रदान करना, बिल्कुल ये बात भी उसमें कही गई थी। उच्चतर शिक्षा में शोध को प्रोत्साहन देना, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये बात नहीं कही गई थी, शोध की बात उसमें नहीं की गई थी। उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, आप जानते हैं व्यवसायीकरण, हमने बहुत सारे आयोग समितियां हैं जिन्होंने व्यवसायीकरण करने की सुझाव दिया था और बाकी अलग अलग 1986 वगैरह इन सब नीति में क्या है व्यवसायीकरण करने की बात की गई है। क्यों? ताकि जो बच्चा है वो केवल पढ़ने लिखने तक ही सीमित ना रहे, पढ़ लिख के वो एक अपना आगे का जो जीवन यापन है वो अच्छे से कर सके, उसके लिए कोई रोजगार कर सके, कोई अपना बिजनेस कर सके, छोटा मोटा बड़ा जैसा भी उसका मन चाहे। ठीक है, तो व्यवसायीकरण करने की बात की गई थी बिल्कुल पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, वो भी 9th वाली। गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा को की प्रासंगिकता, तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार करना, यूजीसी के द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों को स्वायत्तता की पदवी प्रदान करना, उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण और गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर कहा गया था। ए बी सी, सॉरी सी नहीं है इसमें, डी और ई, तो ये क्या है इसके करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से ही आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन ई वाले मैं नहीं रखती हूँ, है ना, क्योंकि इसमें एक तो टाइम वेस्ट भी होता है, ई बी डी सी उसको पढ़ते रहो, तो मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, बिल्कुल एक एक घंटे की नहीं बनाती वीडियो, बहुत ज़्यादा मैटर को कम समय में पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। तो नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? भाई पहले तो इसको अच्छे से अपने मतलब क्या है नज़रों में बिठा लो कि सत्य कथन पूछा है यहाँ पर, ना कि असत्य। ठीक है, स मतलब ये एक जो अक्षर है ना ये क्या करता है हमें कभी कभी दिखाई नहीं देता है ना, पेपरों के टाइम पे तो ऐसा होता है, हो जाता है कई बार कि हमें नहीं और असत्य सत्य ये सब नज़र ही नहीं आता। तो इनको हर वीडियो में मैं इन पर बात करती हूँ, इसलिए बार बार बोलती हूँ ताकि आपको पेपर में जब आप पेपर में बैठे ना तो ये जो मेरी आवाज़ है वो आपके कानों में गूंज जाए। तो NEP 2020 के अनुसार देश में शोध हेतु सभी निधि प्रदाता एजेंसियों का एक निकाय राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान NRF में विलय कर दिया जाएगा। तो क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल नहीं है, ये बात तो सत्य नहीं है। एक निकाय में विलय करने की बात नहीं की गई NEP 2020 में, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। NRF जो कि राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान है, उसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शोध को उत्प्रेरित करना, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, विलय करने की बात इसमें नहीं की गई थी, बल्कि NRF का जो मुख्य उद्देश्य है ये बात तो सही है, हमारे देश में जो क्वालिटी पूर्ण शिक्षा देनी है वो शोध को उत्प्रेरित करना किसका काम है? तो NRF का काम है, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है? आपने अगर कभी करंट वगैरह पढ़ा होगा तो पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, तो उसमें देखना कभी भी आता है कि हमारे 100 मतलब विश्व के 100 विश्वविद्यालयों में से हमारा कौन सा विश्वविद्यालय सबसे ऊपर है, या कौन सी कंपनी सर्वश्रेष्ठ पाई गई है, या कौन सा विश्वविद्यालय हमारे 100 नंबरों पे आता है, टॉप 10 में आता है, टॉप 5 में, तो ये होती है रैंकिंग। ठीक है, अब यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित कौन सा नहीं है इसमें से? टाइम्स हायर रैंकिंग, तो ये तो बिल्कुल है, टाइम्स हायर रैंकिंग है। मैड्रिड रैंकिंग, ये मैड्रिड रैंकिंग जो है ये विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है, जबकि QS रैंकिंग भी है और संघाई रैंकिंग भी है। ठीक है, ध्यान रखना, जो मैड्रिड रैंकिंग है वो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल दी नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसेसर्स को क्या कहा जाता है?
तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा एक पहल शुरू की गई थी जिसका नाम है दी नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसेसर्स। ठीक है, जो मतलब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनके लिए, और ऐसा जो सीखने वाले होते हैं तो उनके लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई थी। और उसको क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, क्या नालंदा, तक्षशिला, ये आप जानते हैं, और विक्रमशिला है, पतंजलि। पतंजलि तो इंसान का नाम है, बाकी के ये तीनों क्या हैं, विश्वविद्यालय है, मतलब पहले पुराने टाइम पे थे। तो ये तक्षशिला नाम दिया गया है इसको। क्या नाम दिया गया है, तक्षशिला। ठीक है, जिससे कौन जुड़े हुए थे, चाणक्य, है ना, चाणक्य का नाम आपने सुना ही होगा। नीचे दिए कथनों में से सही कथन कौन सा है, तो सही कथन आपको पहचानना है, सही वाला, है ना। राधा कृष्णन आयोग ने भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षण को मानकीकृत करने की अनुशंसा की थी, है ना। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। राधा कृष्णन जो आयोग था 1948 में ही आया था, बना था। इसने यूजीसी बोर्ड बनाने की भी, यूजीसी बनाने की भी क्या दी थी, मतलब अनुशंसा की थी, सुझाव दिया था, और विश्वविद्यालय शिक्षण को मानकीकृत करने की अनुशंसा की थी। लेकिन जो राधाकृष्णन आयोग है उसने एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव नहीं दिया था। ठीक है, ये इसका क्या है, रॉन्ग है। राधाकृष्णन आयोग ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया था, बल्कि यूजीसी बनाने के लिए सुझाव दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है, तो किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है, क्या विद्यालय शिक्षा हेतु, बिल्कुल। जो नई शिक्षा नीति है वो विद्यालय शिक्षा की बात करती है, प्रौढ़ शिक्षा की भी बात करती है, और शिक्षक शिक्षा की भी बात करती है। ठीक है, तकनीकी शिक्षा हेतु या व्यावसायिक शिक्षा हेतु, इन दोनों का पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव नई 2020 की नीति में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए, बी और सी। ठीक है, ये करेक्ट है। वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को यूएनओ का सदस्य बनने के लिए तैयार करना। ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि यूएनओ का सदस्य बनने के लिए तैयार करें उनको, तो ये बात तो क्या है, रॉन्ग है, मैं उन पर रॉन्ग कर देती हूँ। और विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में सहायता करना, तो ये बात बिल्कुल राइट है। जो विद्यार्थी हैं उनको समसामयिक, जो यानी कि लेटेस्ट में जो भी चुनौतियां आती हैं किसी के सामने, वे और वो भी विश्व आधार पर, तो उनको समझने में सहायता करना, ये वैश्विक नागरिकता शिक्षा का क्या है, उद्देश्य है। विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहन करता बनने के लिए तैयार करना, तो ये बात भी सही है। विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहन करता बनना पड़ेगा, और बनने के लिए तैयार करना, है ना। तो ये इसके दोनों आंसर सही हैं। विद्यार्थियों को विदेश सेवाओं में जाने के योग्य बनाना, ऐसी कोई बात नहीं है। विद्यार्थियों को राजनयिक बनने के योग्य बनाना, नहीं, ये भी गलत है। बल्कि इन दोनों का, इसका जो वैश्विक नागरिकता शिक्षा है उसका उद्देश्य है वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहायता करना और शांतिपूर्ण समाज के लिए प्रोत्साहित बनना। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है, तो नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है, तो SSSA, तो बिल्कुल इसका तो इसमें प्रस्ताव है। परख का भी है, IITI का भी है, NITI और NTA, इन दोनों का इसमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ये दोनों की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि SSSA, परख और IITI यानी कि A, B और C, इन निकायों को बनाने का प्रस्ताव किसके अंदर है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर। वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे CD देशमुख, उनको याद रख लेना। और बाकी जो अब फिलहाल वर्तमान में हैं वो कौन है, तो प्रोफेसर M जगदीश कुमार। कौन है, प्रोफेसर M जगदीश कुमार, ये यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और 3 यहाँ पे जो और ऑप्शन दिए हुए हैं इनको भी आप देख सकते हैं कि सुमन बेरी कौन है, तो ये नीति आयोग के कौन है, उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग
के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष, ठीक है। और नरेंद्र मोदी कौन है? इसी के अध्यक्ष हैं। मतलब जो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी ना, बहुत अच्छे से मैंने बताया था आपको कि जो हमारे वर्तमान में प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, ठीक है। और प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी ये कौन है? एनटीए के अध्यक्ष हैं। कौन है? एनटीए। एनटीए एजेंसी जो हमारा क्या कराती है? यूजीसी नेट का पेपर कराती है, वही एनटीए, उनका जो अध्यक्ष है वो है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। इसको भी ध्यान रख लेना आप, है ना। भारत में उच्चतर शिक्षा, 1 मिनट, भारत में उच्चतर शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई हैं? तो भारत में जो हायर एजुकेशन है उसके संबंध में नॉलेज कमीशन ने क्या संस्तुतियां दी हैं, क्या सुझाव दिए हैं? अतिरिक्त विनियामक संस्थानों का होना और निजी विश्वविद्यालय को बंद किया जाना, उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार। बिल्कुल, कोई भी जो कमीशन या समिति होता है ना, सबसे पहले तो व्यापक की तो बात करते ही करते हैं, है ना। तो हायर एजुकेशन का व्यापक, बहुत बड़े पैमाने पर उसका विस्तार करना, सकारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करना, उत्कृष्ट उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना। बिल्कुल, उच्चतर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण की बात इसमें नहीं की गई है, यानी कि पहला और दूसरा कोई विद्यालय बंद करने की बात नहीं की गई, अलग अतिरिक्त संस्थानों की बात नहीं की गई, और ना ही राष्ट्रीयकरण की बात की गई। ये तीनों के तीनों क्या है? नेगेटिव पॉइंट है, और नेगेटिव पॉइंट आप जानते हो हमारा आंसर नहीं होते हैं कभी भी, है ना। तो उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार करना और सकारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करना, उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना। तो सी, डी और ई ये इसके क्या है? आंसर है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सांविधिक निकाय है? कौन से हमारे संविधान में किन किन का वर्णन है और किन का नहीं है? तो वो होते गैर सांविधिक। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई, तो पहले तो एक तो ये तो नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो एनसीटीई है, जो शिक्षकों की शिक्षा से संबंधित है, ये गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई, बीसीआई तो सांविधिक निकाय है। भारतीय पुनर्वास परिषद ये भी है। और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद एनएएसी, हम पीछे भी पढ़ चुके थे। तो ये हमारे क्या हैं? सांविधिक निकाय हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं? सांविधिक निकाय हैं, सांविधिक निकाय हैं, ठीक है। बल्कि ये हमारा नॉन सांविधिक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से भारत में प्राच्य अधिगम संस्थाओं का चयन करना है। प्राच्य अधिगम यानी प्राच्य का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो अंग्रेजी शिक्षा या फिर दूसरे जो विदेशी शिक्षा दिलाते हैं, वो उन संस्थाओं का चयन करना है। तो ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी, तो एशियाटिक सोसाइटी क्या करती है? प्राच्य अधिगम संस्था है। मद्रास संस्कृत कॉलेज ये भी है। इसमें हालांकि संस्कृत लिखा हुआ है तो हमें लगेगा ये केवल संस्कृत के लिए है, लेकिन नहीं, ये प्राच्य अधिगम संस्था है। और मिथिक सोसाइटी ये भी है। लेकिन जो तेजपुर विश्वविद्यालय ना, तेजपुर, बिल्कुल आपको नाम सुन के ऐसा लगेगा जैसे किसी गांव, मतलब गांव से तेजपुर, आपने एक पिक्चर देखी थी ना तेजपुर, वो सिंघम पिक्चर है शायद तो उससे आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कभी कभार, मतलब तेजपुर ना गांव का नाम उसमें आता है ना, वो अजय देवगन का वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, शायद तेजपुरी नाम है उसका। तो तेजपुर विश्वविद्यालय जो है ये प्राच्य अधिगम से संबंधित नहीं है, बल्कि अपने भारत की ही एजुकेशन दिलवाता है, ये ध्यान रख लेना, है ना, क्योंकि ये गांव है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं कार्यक्रम में शामिल नहीं है? तो स्वयं कार्यक्रम का हिस्सा कौन सा नहीं है? ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, भौतिक अंतःक्रिया या चर्चा मंच। तो आप स्वयं के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थ्योरी में भी और पीछे क्लासेस में भी। मैं बार बार जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको 2-3 बार मैंने उसके अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, ई कंटेंट तो आप जानते ही हैं, स्वयं क्या है? एक डिजिटल कार्यक्रम है। और डिजिटल कार्यक्रम है तो कंटेंट तो, ई कंटेंट तो इसमें रहना ही है, ई से जो संबंधित है वो तो रहेगा ही। और भौतिक अंतःक्रिया, भौतिक अंतःक्रिया इसमें संबंधित नहीं है। भौतिक अंतःक्रिया का मतलब होता है फिजिकल इंटरेक्शन, यानी कि आमने सामने होना। देखो देखो, जो चीज़ डिजिटल है उसमें आमने सामने तो हो ही नहीं सकता, बल्कि जो चर्चा मंच है वो भी इसमें शामिल है,
ठीक है। इसमें चर्चाएं मीटिंग वगैरह तो की जाती हैं, लेकिन इसमें भौतिक अंतःक्रिया मतलब फिजिकल हम एक दूसरे के सामने क्या नहीं कर सकते, अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ये स्वयं कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। बाकी जो ई है वो तो रहेंगे ही। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। 15 क्वेश्चन है, काफ़ी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना, आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। और आप प्लीज़ बताना मुझे कैसी लगती है आपको क्लासेस। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको पसंद आ रही है नहीं। वैसे जो बच्चे कमेंट करके बताते हैं सच में ही बहुत अंदर से मोटिवेशन मिलता है, और बिल्कुल अपना नींद भूख प्यास सब छोड़ करके, और ऐसा लगता है बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्लीज़ फीडबैक दिया करें, और जिनके मन में नेगेटिव आता है भाई वो रहने दिया करें, ठीक है। उसको सोच के फिर मन नहीं करता कुछ करने का। तो चलते हैं, ये मजाक की बात है, बाकी जैसा आपका मन करे वैसा कर देना, है ना। ये आपके दिमाग की सोच है। और चलते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार जाते जाते याद दिला देती हूँ आपको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट री एग्ज़ाम जो होने वाला है यूनिट 10, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट की। एमसीक्यू बेस्ड क्लास हमारी चल रही है। इससे पहले हम कुछ थ्योरी की क्लासेस पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी क्लासेस हैं जो कि यूजीसी के लिए दे रखी हैं। अगर आप हिंदी से पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के आप क्लासेस देख सकते हैं। और अभी हमारी आज वीडियो मैंने एक प्रोवाइड की है हिंदी के लिए यूनिट फर्स्ट की, वो भी एमसीक्यू बेस्ड पे। पहले हमने यूनिट 1 to 10 कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन वो वन लाइनर और शॉर्ट नोट्स में थे। लेकिन अब हमने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं, अपने पेपर के लिए अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि अब जो रिवीजन जितना ज़्यादा आप करेंगे वही आपके काम आने वाला है। तो चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी यूनिट 10 चल रही है, उच्चतर शिक्षा प्रणाली, जिसकी हम कुछ प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये नेक्स्ट है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। जिस टाइप के आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस सेट है, और वो भी बहुत ही आसान लैंग्वेज में, क्योंकि यूजीसी नेट के लिए जो भी यूट्यूब पे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी फर्स्ट पेपर की, वो ज़्यादातर क्या करते हैं बहुत ही टफ लैंग्वेज में लेके आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने आसान लैंग्वेज और बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो आप एक बार अच्छे से सारी वीडियोस देख लेना और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है भाई। सबसे पहले तो ये सही है, सही नहीं है, और असत्य है, सत्य है। इनको ज़रूर आप अच्छे से इन पर पहले ही अंडरलाइन कर लिया करो इनको, क्योंकि ये बहुत ही हमें क्या कर देते हैं, बाद में 2-4 नंबर हमारे खा जाते हैं। तो शिक्षा के सभी स्तरों में अंतर्राज्यीय भिन्नताओं को हल करने के लिए शिक्षा को 1976 में संविधान की समवर्ती सूची में लाया गया था। ये बात तो आपने पहले पढ़ चुके हैं आप, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, और थ्योरी में भी ये पढ़ाया था और क्वेश्चन भी याद था इसका। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर सही कथन पूछा है कि शिक्षा के सभी स्तरों में अंतर्राज्यीय भिन्नताओं को हल करने के लिए, यानी कि शिक्षा के सभी स्तर का मतलब है चाहे प्राइमरी हो, जूनियर हो, माध्यमिक हो, हायर एजुकेशन कोई भी हो, उन सब की विभिन्नताओं को ख़त्म करने के लिए, उनको हल करने के लिए, इन समस्याओं को पूरे देश में एक प्रकार की हम शिक्षा प्रणाली को लागू भी कर सकते हैं, या फिर इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपना क्या दे सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और कोई भी सुझाव दे सकते हैं। तो शिक्षा समवर्ती सूची में है अभी इस टाइम पर, ये ध्यान रखना है वर्तमान में। और इसे समवर्ती सूची में कब लाया गया था, पहले राज्य सूची का विषय था और अब ये समवर्ती सूची का विषय है। ये 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, उस टाइम पर लाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि राज्य विधायी अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदित संस्थानों को उपाधियाँ यानी कि जो डिग्री देते हैं उनकी शक्ति नहीं होती उनके पास। तो ये बात तो बिल्कुल क्या है, गलत है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि जो अनुमोदित जो संस्थान होते हैं उनके पास डिग्री देने की क्या होती है, अपनी शक्ति होती है, वहीं से तो सभी लोग डिग्री करते हैं, है ना, अदरवाइज़ कहाँ पर जाएंगे। तो ये 1976 में समवर्ती सूची में लाया गया, इसका ये जो कथन है वो बिल्कुल
सत्य है। निम्नलिखित में से किन विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है? यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्कृष्ट संस्थान। तो क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बिल्कुल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दिया गया है। अमृता विश्व विद्यापीठम, कोलकाता विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो जो कोलकाता विश्वविद्यालय और जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इन दोनों को नहीं दिया गया, बल्कि ए, बी और डी इसके क्या है करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अमृता विश्व विद्यापीठम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इनको क्या दिया गया है? उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। जबकि जो जेएनयू और कोलकाता विश्वविद्यालय, उनको प्रदान नहीं की गई है। और अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और पहले नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे? जेएनयू को तो जरूर लगाएंगे, है ना। लेकिन ये उत्कृष्ट संस्थान में इसको मान्यता नहीं दी गई है। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, आप जानते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं जो चली थी वो 1951 से लेकर के 2017 तक रही थी। तो 9वीं जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो उच्चतर शिक्षा से संबंधित थी और उसमें हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। तो क्या क्या दिए थे एक बार इसको देख लेते हैं। गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार करना, ये बिल्कुल 9वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि जो शिक्षा है उसकी प्रणाली में भी सुधार होना चाहिए, जो सिस्टम में चल रहा है उसमें सुधार होना चाहिए और जो क्वालिटी है वो भी हमें सुधारनी चाहिए। यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों को स्वायत्तता की पदवी प्रदान करना, बिल्कुल ये बात भी उसमें कही गई थी। उच्चतर शिक्षा में शोध को प्रोत्साहन देना, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये बात नहीं कही गई थी, शोध की बात उसमें नहीं की गई थी। उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, आप जानते हैं व्यवसायीकरण, हमने बहुत सारे आयोग समितियां हैं जिन्होंने व्यवसायीकरण करने की सुझाव दिया था और बाकी अलग अलग 1986 वगैरह इन सब नीति में क्या है व्यवसायीकरण करने की बात की गई है। क्यों? ताकि जो बच्चा है वो केवल पढ़ने लिखने तक ही सीमित ना रहे, पढ़ लिख के वो एक अपना आगे का जो जीवन यापन है वो अच्छे से कर सके, उसके लिए कोई रोजगार कर सके, कोई अपना बिजनेस कर सके, छोटा मोटा बड़ा जैसा भी उसका मन चाहे। ठीक है, तो व्यवसायीकरण करने की बात की गई थी बिल्कुल पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, वो भी 9th वाली। गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा को की प्रासंगिकता, तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार करना, यूजीसी के द्वारा चुनिंदा महाविद्यालय को स्वायत्तता की पदवी प्रदान करना, उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण और गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर कहा गया था। ए, बी, सी, सॉरी सी नहीं है इसमें, डी और ई, तो ये क्या है इसके करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन ई वाले मैं नहीं रखती हूँ, है ना, क्योंकि इसमें एक तो टाइम वेस्ट भी होता है, ई, बी, डी, सी उसको पढ़ते रहो, तो मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। बिल्कुल एक एक घंटे की नहीं बनाती वीडियो, बहुत ज़्यादा मैटर को कम समय में पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। तो नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? भाई पहले तो इसको अच्छे से अपने मतलब क्या है नज़रों में बिठा लो कि सत्य कथन पूछा है यहाँ पर, ना कि असत्य। ठीक है, स मतलब ये एक जो अक्षर है ना, ये क्या करता है हमें कभी कभी दिखाई नहीं देता, है ना। पेपरों के टाइम पे तो ऐसा होता है, हो जाता है कई बार कि हमें नहीं और असत्य सत्य ये सब नज़र ही नहीं आता। तो इनको हर वीडियो में मैं इन पर बात करती हूँ, इसलिए बार बार बोलती हूँ ताकि आपको पेपर में, जब आप पेपर में बैठे ना, तो ये जो मेरी आवाज़ है वो आपके कानों में गूंज जाए। तो एनईपी 2020 के अनुसार देश में शोध हेतु सभी निधि प्रदाता एजेंसियों का एक निकाय राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान एनआरएफ में विलय कर दिया जाएगा। तो क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल नहीं है, ये बात तो सत्य नहीं है। एक निकाय में विलय करने की बात नहीं की गई एनईपी 2020 में, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। एनआरएफ जो कि राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान है, उसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शोध को उत्प्रेरित करना, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, विलय करने की बात इसमें नहीं की गई थी, बल्कि एनआरएफ का जो मुख्य उद्देश्य है, ये बात तो सही है, हमारे देश में जो क्वालिटी पूर्ण शिक्षा देनी है वो शोध को उत्प्रेरित करना किसका काम है? तो एनआरएफ का काम है, राष्ट्रीय शोध
शोध प्रतिष्ठान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है? आपने अगर कभी करंट वगैरह पढ़ा होगा तो पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, तो उसमें देखना कभी भी आता है कि हमारे 100 मतलब विश्व के 100 विश्वविद्यालयों में से हमारा कौन सा विश्वविद्यालय सबसे ऊपर है, या कौन सी कंपनी सर्वश्रेष्ठ पाई गई है, या कौन सा विश्वविद्यालय हमारे 100 नंबरों पे आता है, टॉप 10 में आता है, टॉप 5 में। तो ये होती है रैंकिंग, ठीक है। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित कौन सा नहीं है इसमें से? टाइम्स हायर रैंकिंग, तो ये तो बिल्कुल है, टाइम्स हायर रैंकिंग है। मैड्रिड रैंकिंग, ये मैड्रिड रैंकिंग जो है ये विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है, जबकि क्यूएस रैंकिंग भी है और संघाई रैंकिंग भी है, ठीक है। ध्यान रखना, जो मैड्रिड रैंकिंग है वो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल दी नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसेसर्स को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा एक पहल शुरू की गई थी जिसका नाम है दी नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसेसर्स, ठीक है। जो मतलब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनके लिए, और ऐसा जो सीखने वाले होते हैं तो उनके लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई थी, और उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्या नालंदा, तक्षशिला, ये आप जानते हैं, और विक्रमशिला है, पतंजलि। पतंजलि तो इंसान का नाम है, बाकी के ये तीनों क्या है? विश्वविद्यालय है, मतलब पहले पुराने टाइम पे थे। तो ये तक्षशिला नाम दिया गया है इसको। क्या नाम दिया गया है? तक्षशिला, ठीक है। जिससे कौन जुड़े हुए थे? चाणक्य, है ना। चाणक्य का नाम आपने सुना ही होगा। नीचे दिए कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो सही कथन आपको पहचानना है, सही वाला, है ना। राधा कृष्णन आयोग ने भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षण को मानकीकृत करने की अनुशंसा की थी, है ना। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। राधा कृष्णन जो आयोग था 1948 में ही आया था, बना था। इसने यूजीसी बोर्ड बनाने की भी, यूजीसी बनाने की भी क्या दी थी? मतलब अनुशंसा की थी, सुझाव दिया था, और विश्वविद्यालय शिक्षण को मानकीकृत करने की अनुशंसा की थी। लेकिन जो राधाकृष्णन आयोग है उसने एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव नहीं दिया था, ठीक है। ये इसका क्या है? रॉन्ग है। राधाकृष्णन आयोग ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया था, बल्कि यूजीसी बनाने के लिए सुझाव दिया था, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? तो किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? क्या विद्यालय शिक्षा हेतु? बिल्कुल। जो नई शिक्षा नीति है वो विद्यालय शिक्षा की बात करती है, प्रौढ़ शिक्षा की भी बात करती है, और शिक्षक शिक्षा की भी बात करती है, ठीक है। तकनीकी शिक्षा हेतु या व्यावसायिक शिक्षा हेतु, इन दोनों का पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव नई 2020 की नीति में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए, बी और सी, ठीक है, ये करेक्ट है। वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को यूएनओ का सदस्य बनने के लिए तैयार करना। ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि यूएनओ का सदस्य बनने के लिए तैयार करें उनको। तो ये बात तो क्या है? रॉन्ग है, मैं उन पर रॉन्ग कर देती हूँ। और विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में सहायता करना, तो ये बात बिल्कुल राइट है। जो विद्यार्थी हैं उनको समसामयिक, जो यानी कि लेटेस्ट में जो भी चुनौतियां आती हैं किसी के सामने, वे और वो भी विश्व आधार पर, तो उनको समझने में सहायता करना, ये वैश्विक नागरिकता शिक्षा का क्या है? उद्देश्य है। विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहनकर्ता बनने के लिए तैयार करना, तो ये बात भी सही है। विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहनकर्ता बनना पड़ेगा, और बनने के लिए तैयार करना, है ना। तो ये इसके दोनों आंसर सही हैं। विद्यार्थियों को विदेश सेवाओं में जाने के योग्य बनाना, ऐसी कोई बात नहीं है। विद्यार्थियों को राजनयिक बनने के योग्य बनाना, नहीं, ये भी गलत है। बल्कि इन दोनों का, इसका जो वैश्विक नागरिकता शिक्षा है उसका उद्देश्य है वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहायता करना और शांतिपूर्ण समाज के लिए प्रोत्साहित बनना, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? तो नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? तो SSSA, तो बिल्कुल इसका तो इसमें प्रस्ताव है। परख
परख का भी है, IITI का भी है, NITI और NTA, इन दोनों का इसमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ये दोनों की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि SSSA, परख और IITI यानी कि A, B और C, इन निकायों को बनाने का प्रस्ताव किसके अंदर है? नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर। वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे CD देशमुख, उनको याद रख लेना। और बाकी जो अब फिलहाल वर्तमान में हैं वो कौन है? तो प्रोफेसर M जगदीश कुमार। कौन है? प्रोफेसर M जगदीश कुमार, ये यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और 3 यहाँ पे जो और ऑप्शन दिए हुए हैं इनको भी आप देख सकते हैं कि सुमन बेरी कौन है? तो ये नीति आयोग के कौन है? उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष, ठीक है। और नरेंद्र मोदी कौन है? इसी के अध्यक्ष हैं। मतलब जो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी ना, बहुत अच्छे से मैंने बताया था आपको कि जो हमारे वर्तमान में प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, ठीक है। और प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, ये कौन है? NTA के अध्यक्ष हैं। कौन है? NTA एजेंसी जो हमारा क्या कराती है, UGC नेट का पेपर कराती है, वही NTA, उनका जो अध्यक्ष है वो है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, इसको भी ध्यान रख लेना आप, है ना। भारत में उच्चतर शिक्षा, 1 मिनट, भारत में उच्चतर शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई हैं? तो भारत में जो हायर एजुकेशन है उसके संबंध में नॉलेज कमीशन ने क्या संस्तुतियां दी हैं, क्या सुझाव दिए हैं? अतिरिक्त विनियामक संस्थानों का होना और निजी विश्वविद्यालय को बंद किया जाना, उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार। बिल्कुल, कोई भी जो कमीशन या समिति होता है ना, सबसे पहले तो व्यापक की तो बात करते ही करते हैं, है ना। तो हायर एजुकेशन का व्यापक, बहुत बड़े पैमाने पर उसका विस्तार करना, सकारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करना, उत्कृष्ट उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना। बिल्कुल, उच्चतर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण की बात इसमें नहीं की गई है, यानी कि पहला और दूसरा कोई विद्यालय बंद करने की बात नहीं की गई, अलग अतिरिक्त संस्थानों की बात नहीं की गई, और ना ही राष्ट्रीयकरण की बात की गई। ये तीनों के तीनों क्या है? नेगेटिव पॉइंट है, और नेगेटिव पॉइंट आप जानते हो हमारा आंसर नहीं होते हैं कभी भी, है ना। तो उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार करना और सकारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करना, उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना। तो C, D और E, ये इसके क्या है? आंसर है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सांविधिक निकाय है? कौन से हमारे संविधान में किन किन का वर्णन है और किन का नहीं है? तो वो होते गैर सांविधिक। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE, तो पहले तो एक तो ये तो नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो NCTE है, जो शिक्षकों की शिक्षा से संबंधित है, ये गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI तो सांविधिक निकाय है। भारतीय पुनर्वास परिषद ये भी है। और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC, हम पीछे भी पढ़ चुके थे। तो ये हमारे क्या हैं? सांविधिक निकाय हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं? सांविधिक निकाय हैं, सांविधिक निकाय हैं, ठीक है। बल्कि ये हमारा नॉन सांविधिक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से भारत में प्राच्य अधिगम संस्थाओं का चयन करना है। प्राच्य अधिगम यानी प्राच्य का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो अंग्रेजी शिक्षा या फिर दूसरे जो विदेशी शिक्षा दिलाते हैं, वो उन संस्थाओं का चयन करना है। तो ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी, तो एशियाटिक सोसाइटी क्या करती है? प्राच्य अधिगम संस्था है। मद्रास संस्कृत कॉलेज ये भी है। इसमें हालांकि संस्कृत लिखा हुआ है तो हमें लगेगा ये केवल संस्कृत के लिए है, लेकिन नहीं, ये प्राच्य अधिगम संस्था है। और मिथिक सोसाइटी ये भी है। लेकिन जो तेजपुर विश्वविद्यालय ना, तेजपुर, बिल्कुल आपको नाम सुन के ऐसा लगेगा जैसे किसी गांव, मतलब गांव से तेजपुर, आपने एक पिक्चर देखी थी ना तेजपुर, वो सिंघम पिक्चर है शायद तो उससे आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कभी कभार,
मतलब तेजपुर नाम गांव का नाम उसमें आता है ना, वो अजय देवगन का वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, शायद तेजपुर ही नाम है उसका। तो तेजपुर विश्वविद्यालय जो है ये प्राच्य अधिगम से संबंधित नहीं है, बल्कि अपने भारत की ही एजुकेशन दिलवाता है, ये ध्यान रख लेना है ना, क्योंकि ये गाँव है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं कार्यक्रम में शामिल नहीं है? तो स्वयं कार्यक्रम का हिस्सा कौन सा नहीं है? ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, भौतिक अंतःक्रिया या चर्चा मंच। तो आप स्वयं के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थ्योरी में भी और पीछे क्लासेस में भी। मैं बार बार जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको 2-3 बार मैंने उसके अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट तो आप जानते ही हैं, स्वयं क्या है, एक डिजिटल कार्यक्रम है। और डिजिटल कार्यक्रम है तो कंटेंट तो ई कंटेंट तो इसमें रहना ही है, ई से जो संबंधित है वो तो रहेगा ही। और भौतिक अंतःक्रिया इसमें संबंधित नहीं है। भौतिक अंतःक्रिया का मतलब होता है फिजिकल इंटरेक्शन, यानी कि आमने सामने होना। देखो देखो, जो चीज़ डिजिटल है उसमें आमने सामने तो हो ही नहीं सकता, बल्कि जो चर्चा मंच है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें चर्चाएं, मीटिंग वगैरह तो की जाती हैं, लेकिन इसमें भौतिक अंतःक्रिया मतलब फिजिकल, हम एक दूसरे के सामने क्या नहीं कर सकते, अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ये स्वयं कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। बाकी जो ई है वो तो रहेंगे ही। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। 15 क्वेश्चन है, काफ़ी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना, आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। और आप प्लीज़ बताना मुझे कैसी लगती है आपको क्लासेस। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको पसंद आ रही है नहीं? वैसे जो बच्चे कमेंट करके बताते हैं सच में बहुत अंदर से मोटिवेशन मिलता है, और बिल्कुल अपना नींद भूख प्यास सब छोड़ करके, और ऐसा लगता है बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्लीज़ फीडबैक दिया करें, और जिनके मन में नेगेटिव आता है भाई वो रहने दिया करें, ठीक है, उसको सोच के फिर मन नहीं करता कुछ करने का। तो चलते हैं, ये मजाक की बात है, बाकी जैसा आपका मन करे वैसा कर देना, है ना, ये आपके दिमाग की सोच है। और चलते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक बार जाते जाते याद दिला देती हूँ आपको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट जो री एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर फर्स्ट को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यूनिट 10 हमारी चल रही है। तो एमसीक्यू बेस्ड क्लास है, एमसीक्यू के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आपने कंटेंट पढ़ लिया होगा, आपने अपने भी नोट्स बनाए होंगे। अगर नहीं भी बनाए हैं तो आप जो मैंने थ्योरी क्लासेस डाली हैं आप उनको एक बार ज़रूर देख लेना। आप सिर्फ ये सोचें कि प्रैक्टिस सेट से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका कंटेंट मतलब कंप्लीट क्लियर नहीं हो तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते, मेरा यही मानना है। बाकी आपको जो ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। बाकी मुझे यही लगता है कि आप पहले अच्छे से जो उसका बेसिक चीज़ें हैं उनको क्लियर करें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना चैनल को। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट यहाँ से आपको मिल जाएगा और ज़्यादा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी। बाकी अगर आप सुन रहे हैं, एक बच्चे का कल मैसेज आया था, तो मैंने सुबह जब मैं मतलब आज जगी थी तो मैंने वो मैसेज देखा, तो मुझे मतलब उस मैसेज ने क्या हुआ अंदर तक मुझे एक बार तो हिला दिया। प्लीज़ मैं आपका 1 मिनट लूँगी बस। मुझे एक बार मतलब पहली बार में मुझे समझ में आया कि मैम मेरा पेपर पास करा दीजिए, मेरी शादी हो जाएगी। मतलब उनका शायद कहने का ये मतलब था कि मेरा पेपर पास करा दें, हो जाए तो मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन मेरे समझ में उस टाइम एक बार के लिए ये आया था कि नहीं तो मेरी शादी हो जाएगी। तो एक अलग तरीका होता है थोड़ा सा समझने का कि मेरा पेपर अगर पास नहीं हुआ तो मेरी शादी हो जाएगी, वो शादी नहीं करना चाहती, मुझे ये समझ में आया था। तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा, मैंने सोचा भी क्या मैं टेलीग्राम चैनल बना करके, क्योंकि मैं और ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हिंदी, जो हिंदी का बच्चा था वो, और हिंदी से अगर पढ़ रहे हैं आप, हिंदी से दे रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप कहेंगे, मैंने उसमें कमेंट किया है, उसमें बताई है कि अगर आप हिंदी के नोट्स चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो कोई पैसे नहीं लूँगी आपसे, मेरे हैंडमेड नोट हैं, मैं उनका बिल्कुल ऐसे ही PDF बना करके आपको दे सकती हूँ अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो। अदरवाइज़ मैं उस बच्चे को
पर्सनली दे दूँगी फिर, ठीक है, आप मुझे बता देना। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा और लोकसभा आप जानते हैं हमारे क्या होते हैं, दो सदन होते हैं, संसद के अंग हैं ये लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें क्या होता है, राज्यसभा के संबंध में हमें बताना है कि क्या राज्यसभा को भी वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो लोकसभा को हैं। तो इसमें सही नहीं है, इस पर जरूर ध्यान देना। इसमें पूछा है सही नहीं है, ठीक है, नहीं आ रहा है। तो इसमें कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? तो क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों को वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो एक को हैं? यह मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है क्या राज्यसभा? बिल्कुल नहीं कर सकती। ये मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, बल्कि मंत्री परिषद के प्रति जो उत्तरदायी होता है वो होती है लोकसभा, ठीक है। यह धन विधेयक को संशोधित कर सकती है? तो नहीं कर सकती, ठीक है। अविश्वास भी प्रस्ताव पारित नहीं करती, और वही शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं जो लोकसभा को हैं। लोकसभा की शक्तियों में और राज्यसभा में अंतर होता है। इसे आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन होता है और इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, जो राज्यसभा होती है उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है किसी भी किन्हीं भी हालातों में, चाहे हालात कोई भी हो, लेकिन उसे भंग नहीं किया जा सकता, चाहे आपातकाल हो फिर या कोई और प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रखेंगे आप, राज्यसभा के संबंध में ये सारी बातें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो आपको राज्यपाल के बारे में बताना है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, बाकी संविधान में ये सारी जो भी हमारे मेन जो पद हैं उनके बारे में आप अच्छे से पता कर लेना, मतलब पढ़ लेना, है ना। तो राज्य के राज्यपाल के संबंध में हमें बताना है, क्या राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है? विधानसभा आप जानते होंगे, जो हमारे अलग अलग राज्य होते हैं उनकी अपनी एक विधानसभा होती है, ठीक है। और बाकी जो राज्यसभा और लोकसभा होते हैं वो संसद के अंग होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। ये भी ध्यान रखना, जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता, बल्कि जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है, उसको भंग किया जा सकता है, ठीक है। और राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है? बिल्कुल है। उन्हें राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति की शक्ति प्राप्त है? तो बिल्कुल नहीं है। उनको क्या नहीं है? नहीं है, उनको शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये तो रॉन्ग हो गया हमारा, क्योंकि राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। उन्हें मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो नहीं है। ये भी शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है, बल्कि जो राज्यपाल हैं वो क्षमादान किसी को भी नहीं दे सकते। उनके पास राजनयिक शक्तियाँ हैं, ये सॉरी दान है, दान है ना, दान देना, क्षमा का दान देना। उनके पास राजनयिक शक्तियाँ हैं, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें से केवल एक ही जो कथन है हमारा वही सही है कि राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है, बल्कि ये तीनों के तीनों क्या हैं? रॉन्ग है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नागा परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं को संसद के किसी भी अधिनियम से रक्षा उपाय प्रदान करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नागा परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं को, आप जानते हैं जो सामाजिक प्रथा हमारे देश में ऐसी ऐसी प्रथाएं चली हुई हैं, और नागा परंपरा आप समझ गए होंगे, है ना। तो इनको किस अधिनियम से रक्षा प्रदान की जा रही है? तो ये अनुच्छेद 371A के तहत की जाती है। किसके तहत की जाती है? 371A के तहत की जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। नागा परंपरा और जो हमारी सामाजिक प्रथाएं हैं, बहुत सारी सामाजिक प्रथाएं हैं जो पहले से बहुत पुराने टाइम से चली आती हैं, आज भी चली आ रही हैं, तो इनकी रक्षा करने का दायित्व किसका है? तो ये अनुच्छेद 371A का है, ठीक है, ध्यान रखना। राज्यपाल द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से किसको इन चारों में से किसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किसको हटाया जा सकता है? तो ये राज्य के मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है? नहीं। राजकीय लोक सेवा आयोग का सदस्य, या फिर एडवोकेट जनरल, या फिर राज्य विश्वविद्यालय का जो कुलपति होते हैं उनको। तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। जो राजकीय लोक सेवा का सदस्य होते हैं
ठीक है। जैसे कि मान लो आरपीएससी और जैसे यूपीएससी तो संघ लोक सेवा आयोग हो गया है ना, यूपी पीसीएस वगैरह के जो होते हैं उनका जो सदस्य होते हैं उनको कौन हटा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आज ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं, असत्य और सत्य वाले, इनको ध्यान रखना। पेपर में भी आपको बिल्कुल इस बार सीबीटी है का है पेपर, तो ध्यान रखना आपको इतना अच्छे से देना है। ये जो चीज़ें होती हैं ना ये बड़ी कंफ्यूज करती हैं और ये हमारे 2-4 नंबर खा जाती हैं, है ना। नहीं है, असत्य, सत्य, मैं हर वीडियो में आपको ध्यान दिलाने की कोशिश करती हूँ, तो इनका ज़रूर याद रखना। पेपर अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, वैसे आपने 1-2 बार दिए हैं तो आपको शायद अच्छे से पता भी होगा, लेकिन इसका फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान जरूर रखना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? भारत में संसद सर्वोपरि है। बिल्कुल देखो यहीं पे ही असत्य हो गया ये वाला, तो क्योंकि जो संसद है वो सर्वोपरि नहीं है, बल्कि जो हमारा संविधान है वो सर्वोपरि है। तो यहाँ पे एक बार इसको देखते हैं। भारत में जो संविधान होता है ना, संविधान को सर्वोच्च माना गया है। संविधान क्या है? सर्वोपरि है। बाकी उससे नीचे ही आते हैं सब, है ना। वैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी न्याय, मतलब उसके न्याय की जो बात होती है वो सर्वोपरि मानी जाती है, लेकिन संविधान को सर्वोपरि रखा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक जांच का अधिकार है, तो बिल्कुल है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, बिल्कुल होती है। केंद्र तथा राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है, तो बिल्कुल है। अब जानते हैं जो हमारी समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची होती हैं वही शक्तियों का बंटवारा करती हैं, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकार है? तो जो निर्वाचन आयोग है वो किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक प्राधिकार प्राप्त है उसको? तो ये 324, 246, 356 या 161। तो ये 324 के अंदर आता है। किसके अंदर है? 324 में। 324 है उसमें निर्वाचन आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ध्यान रखना। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, क्या वो राष्ट्र का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है, या फिर राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है? तो ये किसका होता है? ये राज्य का मुखिया होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का मुखिया कहते हैं, राष्ट्रपति, है ना, लेकिन ये क्या है? राज्य का मुखिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राज्य का भी मुखिया होता है, लेकिन सरकार का, दोनों का मुखिया नहीं है यहाँ पर। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। तो जो नागरिक के मूल कर्तव्य हैं उसमें आप देख सकते हैं इनमें कौन कौन से सम्मिलित हैं। तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, बिल्कुल है। ये हमारा मूल कर्तव्य है कि हम संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और हमारे राष्ट्रीय गान का क्या करें? सम्मान करें। वैज्ञानिक मन स्थिति का विकास करना, है ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को क्या बनाना चाहिए? मतलब अपडेट करते रहना चाहिए, और हमें जो वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए अपनी। ऐसा नहीं है, साइंस का युग चल रहा है और अभी भी हम वैदिक युग में ही अगर जीते रहे तो क्या होंगे? हम पिछड़ जाएंगे और जीवन भर क्या आएंगे? खुद भी दुखी रहेंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत से मतलब बुजुर्ग लोगों को देख लो, या फिर बहुत से जो पुराने टाइप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अरे ऐसा नहीं होता था, ऐसा हमारे ज़माने में नहीं होता था, अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया। तो ये चीज़ क्या है कि वो खुद तो दुखी रहते ही हैं, बल्कि क्या करते हैं? दूसरों को भी दुखी करते हैं, है ना। परेशानी होती है सबको। तो ये हमारा मूल कर्तव्य कहता है कि हमें अपनी सोच को विकसित करना चाहिए। हमेशा अपनी सोच को समाज के हिसाब से या फिर वैज्ञानिक जो भी जिस टाइप का युग चल रहा है उसके हिसाब से उसका विकास कर लेना चाहिए। तो वैज्ञानिक मन स्थिति का हमें विकास करना चाहिए। वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, भाई बिल्कुल करनी चाहिए। आप जानते हैं इसके खिलाफ एक्ट भी बने हुए हैं कि अगर हम वन्य जीवों की रक्षा नहीं करेंगे, उनको मारेंगे या उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें क्या करना पड़ सकता है? उसका भुगतान करना पड़ सकता है। सरकार के प्रति सम्मान, तो ये हमारा कोई मूल कर्तव्य नहीं है। सरकार के प्रति सम्मान मतलब सरकार का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि हमारी इच्छा है कि अगर हमें सरकार के काम अच्छे लगते हैं, सरकार अच्छी लगती है तो हम उसका सम्मान करें। अदरवाइज़ देखो, अपमान करने की भी बात कहीं नहीं है कि हम अपमान करेंगे। अगर आप जानते हैं कि अगर हम अपमान करते हैं तो उसका भी हमें दंड मिल सकता है। तो बाकी सम्मान करने का हमारा कोई मूल कर्तव्य में नहीं आता। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है, किस चीज़ की शपथ लेता है? तो भारत की पूर्वी सत्ता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेता है, या फिर भारत के संविधान में सत्य, निष्ठा और विश्वास की शपथ लेता है, देश के संविधान और कानून को बनाए रखने की शपथ लेता है,
या फिर देश के संविधान और कानून को सुरक्षित, संरक्षित एवं प्रतिरक्षित करने की शपथ लेता है। तो बिल्कुल इसमें सारी की सारी बात जो ऊपर ये तीनों आपको कथन दे रखे हैं, ये सारे के सारे इसमें समा गए हैं, है ना। मतलब कहते हैं ना थोड़े में ज़्यादा समाहित होना। तो देश के संविधान और कानून को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना और उसको प्रतिरक्षित करने की क्या करता है, शपथ लेता है। कौन? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है? तो मौलिक अधिकार जो है हमारा निजता का अधिकार, ये किस में से अंतर्निहित है? क्या स्वतंत्रता के अधिकार में, समानता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार? बिल्कुल, निजता का मतलब होता है अपने लिए, और जो जीवन होता है ना वो हम अपने लिए ही तो जीते हैं, है ना। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये इसमें अंतर्निहित है। संसद का सत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो जो संसद का सत्र है, जो संसद की बैठक होती है, सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ जो अभी फ़िलहाल में है, द्रौपदी मुर्मू। अब वैसे सभी जानते होंगे, मैं आपकी जानकारी के लिए नहीं लिख रही, बल्कि किसके लिए लिख रही हूँ, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रह जाए। कई बार हम उसमें लोकसभा अध्यक्ष, है ना, या फिर राज्यसभा अध्यक्ष, या फिर मतलब राज्यसभा उपराष्ट्रपति वगैरह लगा देते हैं, बल्कि जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा संसद का सत्र बुलाया जाता है। आहूत का मतलब होता है बुलाना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो मतलब पहली बार जो अनुशंसा की थी वो की थी 1948 में। तो यहाँ पर 1948 का ऑप्शन भी दे रखा है, जो कि राधा कृष्णन आयोग के द्वारा की गई थी। लेकिन इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1953 में। किस में हुई थी? 1953 में हुई थी। और 1956 में इसको क्या मिला था, मैं बता देती हूँ, लिखूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1956 में इसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसको सांविधिक निकाय बनाया गया था 1956 में। 1948 में इसके बारे में विचार रखा गया था और 1953 में स्थापना हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो बताने इसमें से कौन से कथन सही हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये बात तो बिल्कुल सही है, जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है। भाई यहाँ पर इसने क्या कर दी, गड़बड़, ये बात बिल्कुल गलत है। राज्यसभा एक स्थायी सदन तो है, परमानेंट सदन है। अब परमानेंट की बात तो ये हो गई ना कि उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, है ना, तो इसको भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय नेताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये बात गलत है। करती है ना, ये बात गलत है। ये जिसमें नहीं आ रहा है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, बल्कि ये स्थानीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है, है ना। तो ये बात भी क्या है, गलत है। राज्यसभा इसमें सही पूछा हुआ है, तो अभी तक तो ये सारे ही गलत आ रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो देखो, प्रतिनिधित्व जो करते हैं ना राज्य, तो निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है, ये बात तो क्या है, मतलब गलत है, क्योंकि निर्देशों के अनुसार ही तो मतदान करेंगे, है ना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये बात गलत है, क्यों नहीं है ना। केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व है, तो हमारे आंसर हो जाएगा ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची, फर्स्ट को सूची किससे मिलाना है, सेकंड से मिलाना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर NIOS जो NIOS है ये क्या करती है, ये किस प्रकार की शिक्षा देती है। NIOS तो ये देती है दूरस्थ शिक्षा। कौन सी शिक्षा देती है, दूरस्थ शिक्षा, यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जो घर बैठे पढ़ाई करवाती है, वो है NIOS। और नेक्स्ट देखते हैं NCTE। NCTE का वर्क क्या है, तो ये है अध्यापकों की शिक्षा, यानी कि टीचर ट्रेनिंग से इसका क्या है, टीचर एजुकेशन, यानी कि, ठीक है। और AICTE जो है ये किस प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड करती है, तो ये करती है तकनीकी शिक्षा। कौन सी करती है, तकनीकी शिक्षा। और NCVET ये व्यावसायिक शिक्षा देती है, यानी कि NIOS ये 4, और मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 लिख लीजिए, इसमें ध्यान नहीं रहा,
तो ये 4 से हो गया। NCTE ये 1 और AICTE 2, NCVET तो ये हो गया 3। ठीक है, ये इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस प्रकार के ऑप्शन थोड़ा मैं नहीं देती हूँ, उसमें इधर उधर भी करना पड़ता है और कंफ्यूज भी होते रहते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आप उसको ही याद अच्छे से कर लें। NIOS दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है, NCTE अध्यापक शिक्षा से, AICTE तकनीकी शिक्षा और NCVET व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सही हैं? क्या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा भारत में डिजिटल शासन को विधि मान्य कर दिया गया है? या फिर IT अधिनियम भारत में प्रशासनिक सुधारों के सांप्रदायीकरण के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डिजिटल शासन नौकरशाही लाल फीताशाही को नियंत्रित करने में एक वरदान है। तो बिल्कुल इसके ये तीनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम है वो 2000 में आया था, ये ध्यान रखना है। और इसके द्वारा भारत में डिजिटल शासन को क्या कर दिया गया है, विधि मान्य कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। IT अधिनियम भारत में प्रशासनिक, IT इसी को बोलते हैं, IT का मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, ध्यान रखना। IT अधिनियम भारत में प्रशासनिक सुधारों के सांप्रदायीकरण के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है ना। डिजिटल शासन नौकरशाही लाल फीताशाही को नियंत्रित करने में एक वरदान है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसके तीनों के तीनों क्या हैं, A, B और C तीनों ही क्या हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विचार है कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन, समर्थन और विश्वसनीय परामर्श दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? उच्चतर संस्थानों को, जो चल रही हैं विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, उनको प्रोत्साहन दिया जाना है, समर्थन दिया जाना है और विश्वसनीय परामर्श दिया जाना है। और वह सभी स्वायत्त बनने का लक्ष्य रखेंगे और निम्नलिखित वर्ष तक एक सशक्त शासी बोर्ड, ये है शासी बोर्ड, शासी बोर्ड का क्या करेंगे, गठन करेंगे। तो ये किस वर्ष तक रखने की, शासी बोर्ड का गठन किस वर्ष तक इनको रखने के लिए बोला गया है? 2025, 2030 या फिर 2035? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2035, यानी कि 2035 तक इन्हें क्या करना है, अपना एक बोर्ड का गठन करना है। ठीक है, हेल्प तो ये कर देंगे लेकिन 2035 तक इनको गठन करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित हैं? तो UGC के अंडर में कौन आता है? विश्वविद्यालय आते हैं, बिल्कुल आते हैं, यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय के जो अध्ययन विभाग हैं वो भी आते हैं, जो इससे संबंधित महाविद्यालय वो भी आते हैं, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, इससे कोई मतलब नहीं है, और नर्सिंग संस्थान से भी कोई लेना देना इसका नहीं है। तो A, B और C यानी कि विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन ग्रंथ आयुर्विज्ञान से संबंधित हैं? तो यहाँ पर आयुर्विज्ञान से संबंधित देख लीजिए, चरक संहिता तो है, सुश्रुत संहिता भी है। और देखो चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने लिखी। सुश्रुत संहिता किसने लिखी? सुश्रुत ने लिखी। इनका ये और नाम ध्यान रख लेना, इन्होंने संहिता अपने नाम पे लिख दिया है। सुलभ सूत्र सुलभ ने ही लिखा था और योग सूत्र लिखा था पतंजलि ने। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों की दोनों क्या हैं? आयुर्विज्ञान से संबंधित है, जबकि सुलभ सूत्र और योग सूत्र नहीं है। ठीक है, एक बार और आपको ध्यान दिला देती हूँ, प्लीज़ जितने भी बच्चे देख रहे हैं अभी तक ना आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए और शेयर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि मतलब हर बच्चे तक, मतलब हर बच्चे तक नहीं है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचें और उन बच्चों को लाभ हो सके। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो या 2 से 2 अगर राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उसमें जो निर्णय लेगा सुप्रीम कोर्ट, तो वो किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो यह आता है मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत। किसके? मौलिक अधिकारिता। मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। NAAC किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई थी? तो NAAC की जो स्थापना है वो किसके अंतर्गत हुई? तो ये ICSSR, CSIR, AICTE या फिर UGC। बिल्कुल इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है UGC, यानी कि UGC के तहत NAAC की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमारे क्या है 20 क्वेश्चन है।
और इससे पहले भी मैं करवा चुकी हूँ आपको एमसीक्यू की क्लास, और थ्योरी भी हम पढ़ चुके हैं, और यूनिट 9 को तो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, देख लेना। और बाकी आपके पेपर तक यहाँ से मैं आपको रिवीजन पेपर फर्स्ट का तो कराती ही रहूँगी, बाकी मैं हिंदी का भी करा दूँगी, देख रही हूँ थोड़ा सा अगर टाइम मेरे पास बचता है तो ज़रूर करा दूँगी। लेकिन इसके लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कर रहे हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो बच्चे कर रहे हैं उनको सच में ही दिल से बार बार थैंक यू उनको मैं बोलना चाहती हूँ। चलते हैं, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की हम यूनिट 10 पढ़ रहे हैं और उसकी कर रहे हैं प्रैक्टिस। इससे पहले हम थ्योरी पढ़ चुके हैं इसकी, और यूनिट 9 भी देख चुके हैं। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। प्लीज़ जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट यहाँ से मिल सके। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। भारत की संसद किस किस से मिलकर के बनती है? भारत की जो संसद होती है तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है, या फिर लोकसभा राज्यसभा और साथ में कौन होने चाहिए, राष्ट्रपति, या फिर राज्यसभा व उपराष्ट्रपति से, लोकसभा राज्यसभा व दोनों के सचिवालय से? तो संसद किससे मिलकर के बनती है? ये बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। लोकसभा और राज्यसभा का तो नाम क्या है हमेशा ध्यान रह जाता है, लेकिन ये संसद के मतलब 2 अंग होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति है कई बार हम इसको भूल जाते हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो इसलिए ध्यान रखें जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद का क्या होते हैं, अंग होते हैं, और इन तीनों से मिलकर के ही संसद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है। भारत का जो संविधान है, संविधान में 120 वाला जो अनुच्छेद है उसके अकॉर्डिंग संसद की कार्यवाही का संचालन होता है। किसमें? केवल अंग्रेजी में होता है, या फिर हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होता है, केवल हिंदी में होता है, या जितनी भी संविधान में भाषाएं हैं 22 भाषाएं उसमें सम्मिलित हैं तो क्या सभी में होता है? तो बिल्कुल नहीं होता सभी में, तो है ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है। किसमें होता है? संसद की जो कार्यवाही है उसका संचालन दोनों भाषा में होता है, हिंदी और अंग्रेजी में। आप जानते हैं जो अंग्रेजी है वो भारत देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में उसको 15 साल के लिए रखा गया था, लेकिन बाद में उसको और जो उसकी सीमा है, समय सीमा और बढ़ा दी गई। तो ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसका क्या होता है, कार्यवाही होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में अगर कोई विवाद खड़ा हो जाए, ठीक है, उनके चुनावों में अगर कोई विवाद खड़ा हो जाए तो इसका निपटारा कौन करेगा? क्या भारत का निर्वाचन आयोग करेगा, या संसद की संयुक्त समिति कर लेगी, या फिर केंद्रीय चुनाव अधिकरण द्वारा, या फिर भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। दोनों के चुनावों में अगर कोई विवाद होता है तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भाई चुनावों से संबंधित है तो निर्वाचन आयोग निपटता है इससे। कौन निपटता है? निर्वाचन आयोग ही उसकी क्या करेगा, कार्रवाई करता है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? क्या संवैधानिक दर्जा देना, या फिर विधायी शक्ति धारण करना, न्यायिक शक्ति धारण करना, या फिर राजनीतिक शक्ति धारण करना? तो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ होता है संवैधानिक दर्जा देना। क्या देना? संवैधानिक दर्जा देना, ये निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक निकाय हैं? सांविधिक का मतलब आप समझते हैं जो संविधान में जिनका क्या है मतलब वर्णन है। तो क्या भारतीय निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, या फिर परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद? तो इसमें जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, ये दोनों ही क्या हैं, हमारे सांविधिक निकाय हैं। कैसे निकाय हैं? सांविधिक। भारत में दूरस्थ शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दूरस्थ शिक्षा आप जानते हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन, जिसे हम घर बैठ करके पढ़ सकते हैं, जिसमें कोई भी औपचारिकता नहीं निभाई जाती, जिसमें टाइम की या किसी की भी कोई सीमा, जैसे कि अब देखो दूरस्थ है,
हम जो पढ़ रहे हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन में दूरस्थ शिक्षा से ही पढ़ रहे हैं। आप कहाँ के हो, कहाँ से हो, कहाँ पढ़ रहे हो, कितनी दूर बैठ के पढ़ रहे हो, किस तरह के आपने ड्रेस पहनी हुई है, किस क्या खाना खाते हुए पढ़ रहे हो, कहाँ पर बैठे हुए हो, तो इसका कुछ भी निश्चित ना होना, यही क्या होती है, दूरस्थ शिक्षा होती है। इसमें बच्चा जब चाहे तब क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। तो ये होती है दूरस्थ शिक्षा। आप जब चाहें तब वीडियो को देख सकते हैं, आप आज देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं, 2 घंटे बाद देख सकते हैं, या फिर 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, आप जब चाहें तब देख सकते हैं, है ना। तो ये होती है दूरस्थ शिक्षा। तो इसमें से बताने आपको कौन से कथन सही हैं। क्या यह औपचारिक शिक्षा की पूरक है। औपचारिक शिक्षा में जो कमी रह जाती है, औपचारिक शिक्षा से जो बच्चा नहीं कर पाता, ये उसकी क्या करती है, पूर्ति करती है। इससे शिक्षा की लागत घट जाती है, बिल्कुल घट जाती है। आप देख लेना कभी भी जो ऑफलाइन या वगैरह जो प्राइवेट एजुकेशन बच्चे पढ़ते हैं औपचारिक फॉर्म में, उनकी फ़ीस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप अगर वही सब्जेक्ट, वही कोर्स, वही चीज़ें आप ऑनलाइन बेस पर पढ़ते हैं तो उसकी जो कीमत है वो घट जाती है, ठीक है। तो इससे शिक्षा की लागत है वो घट जाती है। ये औपचारिक शिक्षा को प्रतिस्थापित करती है, नहीं करती है। इससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। अब शिक्षा क्या होती है, मतलब इसकी जो पहुंच है वो घर घरों तक बढ़ रही है। अगर हम देखें कि हर किसी का ऑफलाइन कोचिंग लेना संभव नहीं होता है, हर किसी के पास ना तो इतना पैसा है, ना ही इतना समय होता है। लेकिन जिनके पास कम समय है वो भी अपने कम समय में, कम पैसों में या फ्री भी वो दूरस्थ शिक्षा तक उनकी पहुंच बन रही है। तो ये होती है दूरस्थ शिक्षा। इसमें औपचारिक शिक्षा को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, ठीक है। ये इसका क्या है, गलत है। तो इसके ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ए, बी और डी। ये इसके तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं, राइट है। भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों की आचरण संहिता माना जाता है। तो भारत के संविधान के किस भाग को माना जाता है, प्रशासकों की आचरण संहिता। क्या भाग फर्स्ट में आप जानते हैं क्या है, हमारे राज्यों के बारे में लिखा हुआ है। भाग सेकंड में क्या है, नागरिकता है। भाग थर्ड में क्या है, मौलिक अधिकार है। और भाग फोर्थ में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। और इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, प्रशासकों की आचरण संहिता कहा जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रख लेना। भाग 4 इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ एक बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ से आपको हिंदी, अगर आप हिंदी से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूजीसी नेट या फिर कोई भी टीजीटी, पीजीटी, या कहीं भी आप जानते हैं हिंदी सब जगह पूछी जाती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। वहाँ से जो भी आपके लिए मतलब प्रॉफिट देने वाली चीज़ें, जो आपके पढ़ने लायक चीज़ें हैं, उनको ज़रूर पढ़ लेना। यूनिट 1 to 10 मैंने इसकी भी करा दी है, मतलब 1 to 10 सारी तो नहीं कराई हैं, है ना। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जितने में आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो उतना मैंने करा दिया है, ठीक है। अभी टाइम बहुत ज़्यादा मेरे पास भी नहीं था, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ आप देख लेना। बाकी और हिंदी साहित्य की भी कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उनको देख लेना। हिंदी उपन्यास वगैरह मैंने करवाए थे, बाकी 1 से 10 तक कुछ विधाएँ करवाई थी, उनको भी देख लेना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं के चुनावों का आयोजन और अंतिम पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो ग्रामीण और नगरीय जो संस्थाएं हैं, उनके चुनावों का आयोजन और उसका अंतिम पर्यवेक्षण कौन करता है। तो क्या भारत का निर्वाचन आयोग करता है, राज्य का निर्वाचन आयोग, या फिर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। तो जो अंतिम पर्यवेक्षण होता है, अंतिम कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में क्या प्रावधान लिखे हुए हैं, क्या प्रावधान है इसमें। तो किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार करना, केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर सूचना आयोग की अपीलीय अधिकरण के रूप में स्थापना करना,
लोक अधिकारियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही या फिर उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल यही करेक्ट ऑप्शन है इसका। जो 2005 सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों के द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार करना, ठीक है, ये इसमें प्रावधान है। और केंद्रीय, राज्य और जो जिला स्तर होते हैं उस पर, जिला स्तरों पर सूचना आयोग की अपीलीय अधिकरण के रूप में स्थापना करना। लोक अधिकारियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही। कौन सा कथन है जो भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है? तो कौन सा कथन है भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को दर्शाने वाला? क्या लिखित संविधान की वजह से इसे गणतंत्र बोला जाता है, या फिर स्थानीय निकायों को शक्तियों का स्थानांतरण होना, या राज्य का कोई धर्म नहीं होना, या चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप से चयनित सांसद? ठीक है, तो आप जानते हैं जो ये भारत के जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं नेता, ठीक है, हम यहाँ पर प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से इनको कौन चुनती है? जनता चुनती है। और जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है वो होती है लोकतंत्र। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो क्या सरपंच, उप सरपंच और सभी निर्वाचित पंच आते हैं? सरपंच, उप सरपंच या ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, या फिर सरपंच, ग्राम सेवक और निर्वाचित पंच, या फिर जितने भी मतदाता उसमें पंजीकृत होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। बिल्कुल यही सही बात है। ग्राम पंचायत के पंजीकृत जो मतदाता हैं वो ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। भारत में जो 1 रुपये की मुद्रा होती है, 1 रुपये के सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा। किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा किए जाते हैं। और बाकी के जो होते हैं उन पर बैंक का जो गवर्नर है वो करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित अधिकारों में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे इजी भी है, शायद आपको पता होगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं। BR अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, इसको कहा था। ये अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, किसके द्वारा भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था? तो जिला कलेक्टर का जो आप जानते हैं जो पद है, जो जिला कलेक्टर होते हैं ये किसके द्वारा बनाए गए थे? ठीक है, इसका पद किसने बनाया था? तो क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, या फिर द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा, या सर चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा? तो बिल्कुल ये बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर बना था। ये फर्स्ट, बंगाल का कह लें या भारत का कह लें, ये फर्स्ट गवर्नर बन के आया था बंगाल से। ठीक है, विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? तो शिक्षा किस सूची के अंतर्गत रखी गई है? क्या संघीय सूची, समवर्ती सूची, या फिर राज्य सूची के अंदर, या फिर ये अवशिष्ट शक्तियों में आती है? तो बिल्कुल इस पर जो शिक्षा है उस पर आप जानते हैं जो अभी 2020 की जो शिक्षा नीति आई है वो इसको किसके द्वारा लाया गया है? तो केंद्र सरकार, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका क्या किया गया है, मतलब निर्धारण किया गया है और पूरे सब जगह इसको लागू करने की बात की गई है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। बाकी आप शिक्षा पर जो भी फैसले होते हैं वो राज्य सरकार तो करती ही करती है। अगर दोनों करेंगे तो ये समवर्ती सूची में रखा जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची में यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर अपना क्या ले सकते हैं? निर्णय ले सकते हैं। संवैधानिक रूप में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो संवैधानिक रूप में राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है और मान्यता का कार्य निष्पादन क्या संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, या फिर भारत सरकार के विधि मंत्रालय के द्वारा, या भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य सरकारों के निर्वाचन विभाग के द्वारा? तो संवैधानिक रूप की अगर बात करें और जो भी राजनीतिक दल होते हैं अलग अलग, ठीक है, तो एक राज्य का तो राजनीतिक दल होता नहीं है, ये तो पूरे भारत में अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं। तो ये भारत का निर्वाचन आयोग इसके द्वारा करता है पंजीकरण। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? क्या राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। ठीक
ठीक है, विधानसभाओं को समाप्त नहीं किया जाता। केंद्र सरकार अगर वित्तीय आपातकाल लगेगा, वित्तीय का मतलब अगर पैसे की प्रॉब्लम आई, देखो घरों पर अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा थोड़ी हम किसी चीज़ को नष्ट कर देंगे, बल्कि क्या करेंगे, अपने खर्चों पर नियंत्रण करेंगे, है ना। तो केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। उच्च न्यायालय और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन को, उनकी सैलरी को कम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है ना। 4-5 लाख रुपए की अगर सैलरी लेते हैं, अगर वित्तीय आपातकाल पड़ गया तो क्या करेंगे, वो कम कर सकते हैं उनकी सैलरी को। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको निलंबित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसमें दोनों को क्या करेंगे, वित्तीय आपातकाल में नहीं करते। अगर कोई राष्ट्रीय आपातकाल है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, खाली 20 इसको छोड़कर। बाकी बजट और व्यय को, देखो खर्चे की बात हो रही है यहाँ पर, पैसे की प्रॉब्लम होगी तो सीधी सीधी बात है खर्चे को ही कम करेंगे, वो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो कौन है ऐसे? क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, या फिर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, या फिर राज्य का राज्यपाल? तो बिल्कुल जो राज्य का राज्यपाल होता है ना, राज्यों के जो गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रह सकते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 6 माह से अधिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 6 माह तक चल सकता है, यानी कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है। अदरवाइज मतलब साल में 2 बार तो इनकी बैठक होना बहुत ही आवश्यक होता है। स्वयं क्या है? स्वयं वो वाला स्वयं नहीं है कि स्वयं जो खुद के लिए होता है, बल्कि स्वयं क्या है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। आपने बहुत अच्छे से इनको मैंने आपको पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखी है ना थ्योरी क्लास तो ज़रूर देख लेना एक बार, वहाँ से आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। गैर सरकारी संगठन है क्या ये? शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए ये है डिजिटल कार्यक्रम। क्या है? शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए जो डिजिटल कार्यक्रम बनाया गया है ये स्वयं, ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है। किसने? महिला शिक्षा हो, चाहे वो बाल शिक्षा हो, पर कोई भी शिक्षा हो, उस पर ध्यान दिया है। किसने ये दिया है? कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया है, ठीक है। कोठारी आयोग ने सभी स्तरों पर ध्यान, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इसको। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? क्या ये यूजीसी के द्वारा, या एनसीईआरटी, एनसीटीई, या फिर सीबीएसई के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। कौन सा है? बी एनसीईआरटी। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया था। उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य क्या है? तो उन्नत भारत अभियान योजना की हम बात करें तो भारतीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करना, देश में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना, उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता का संवर्धन करना, या भारत में महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना। तो इसका क्या कार्य है? उन्नत भारत अभियान योजना का जो उद्देश्य है वो देश में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना। ये क्या है? इसका उद्देश्य है उन्नत भारत अभियान। भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? तो कौन सा संगठन है जो भारत और दक्षिण एशिया के बीच में शिक्षा का नियोजन करता है, क्षमता का विकास करता है? तो ये है NUEPA, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। भारत और दक्षिण एशिया के बीच में शिक्षा का विकास की बात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है? तो ज्ञान दर्शन जो है ये क्या है? ज्ञान दर्शन उपग्रह आधारित ये शैक्षिक टीवी चैनल है, या फिर ज्ञानवाणी क्या है? ये शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों ही पढ़ चुके हैं हम। MOOC तो मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स, तो ये सम्मिलित नहीं है।
ठीक है, इसमें नहीं पूछा है तो ये सम्मिलित नहीं है। बाकी ये टीवी चैनल है ज्ञान दर्शन, दूरदर्शन टीवी को बोलते हैं। और ज्ञान वाणी, वाणी कौन है, बोलता कौन है, रेडियो। तो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन है आज। चलते हैं, बाकी देख लेना आप, प्लेलिस्ट एक बनी हुई है उसमें से आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट पेपर जो फर्स्ट के लिए हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम 9 और 10 बाकी और भी पीछे जो यूनिट हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पेपर फर्स्ट को भी हमने पढ़ा है और हिंदी साहित्य के लिए भी हमने कुछ क्लासेस डाल रखे हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देख लेना। और इसमें आज हम जो करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन है जो एमसीक्यू फॉर्म में हैं और यूनिट 10 से रिलेटेड हैं सारे ही। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम यूजीसी नेट का पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं और उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अब जो भी दिन आपके पेपर में बचे हुए हैं उनमें हम केवल क्या करेंगे, प्रैक्टिस ही करेंगे पेपर के टाइम तक। तो चलते हैं हम यहाँ पर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा 1962 में नियुक्त की गई उस समिति का अध्यक्ष कौन था। मतलब राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के द्वारा 1962 में एक समिति बनाई गई थी, तो उसका अध्यक्ष कौन था, जिसे शिक्षा के सभी चरणों में लड़कों और लड़कियों की पाठ्यचर्या के विभेदन की जांच करने के लिए कहा गया था। तो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो कौन सी समिति बनाई गई थी 1962 में, ये है हंसा मेहता समिति के नाम से प्रसिद्ध। हंसा मेहता ये अध्यक्ष का नाम था और इन्हीं के नाम से ही ये जो समिति है वो जानी जाती है, हंसा मेहता समिति, जिसमें लड़के और लड़कियों की शिक्षा के जांच के लिए बोला गया था कि इनमें विभेदन कहाँ पर हो रहा है। तो ये ध्यान रखना। हम यहाँ पर चारों ऑप्शन देख ले, मतलब नहीं पढ़ते हैं हम, जो मेन हमारा आंसर है उसको ही देखेंगे। वर्तमान में भारत में अनुसंधान और नवाचार पर होने वाला व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है। भारत में अनुसंधान और नवाचार, ठीक है, अनुसंधान यानी कि टेक्नोलॉजी पर कितना व्यय खर्च हो रहा है हमारी जीडीपी का। तो क्या 0.20%, 1.20%, 2.14 या फिर 0.69%, कितना व्यय हो रहा है। तो ये है 0.69%। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से महिला शिक्षा पर बल देने वाले किस समिति ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए। महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए, लेकिन सभी मामलों में सामान्य रूप से समरूप नहीं होने चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। तो ये महिला शिक्षा पर बल ही दिया जा रहा है इसमें भी, लेकिन उसमें कहा गया था कि सारे के सारे जो तत्व हैं वो समरूप नहीं होने चाहिए। हाँ, काफ़ी हद तक दोनों की जो शिक्षा है वो मतलब इक्वल होनी चाहिए, लेकिन हर मामले में नहीं होना चाहिए दोनों का इक्वलिटी, है ना। तो कस्तूरी रंगन समिति या फिर राधा कृष्णन आयोग, आनंद कृष्णन, तो हमारा आंसर यही है राधा कृष्णन आयोग। आप जानते हैं राधा कृष्णन आयोग 1948 में बना था और इन्होंने ही यूजीसी बनाने की क्या की थी, सिफारिश की थी, और बाद में इन्हीं की अनुशंसा पर क्या किया गया था, राधा कृष्णन आयोग की अनुशंसा पर जो यूजीसी है उसका निर्माण किया गया था। यूजीसी आप जानते ही होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आपका मतलब जिससे आप पेपर दे रहे हो, यूजीसी नेट का ही तो पेपर देते हैं, है ना। तो यही यूजीसी एक ऐसा आयोग है जो सभी कॉलेजेस को, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको क्या करता है, उनकी देखभाल मतलब देख रेख का कार्य करता है। NIDI का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। NIDI की फुल फॉर्म बतानी है आप यहाँ पर आपको, तो देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा इनिशिएटिव डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट या फिर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन। NIDI का फुल फॉर्म इसमें से क्या है। NIDI से आप याद रखें डिजाइन,
क्या याद रखना है आपको, एक कोई भी जब फुल फॉर्म आप पढ़ते हैं ना, तो वो क्या होता है कि चार ऑप्शन बिल्कुल बहुत पास पास होते हैं तो समझ में नहीं आता, तो उनमें से आप कोई भी एक कीवर्ड पकड़ लिया करें और उसी से फिर याद किया करें। तो इसमें NIDI का जो फुल फॉर्म है उसमें आप पकड़ें डिजाइन को, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन। ठीक है, ये NIDI का क्या है, फुल फॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 में पारित समावेशन अधिनियम के किस विश्वविद्यालय के प्रतिरूप पर आधारित कोलकाता, बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो 1857 में पारित हुआ था, और उस टाइम पर मतलब कहाँ कहाँ पर विश्वविद्यालय बनाए गए थे? कोलकाता, बम्बई और मद्रास में। और किस विश्वविद्यालय की तर्ज पर यह बनाया गया था? तो क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, या फिर लंदन यूनिवर्सिटी? तो ये हमने थ्योरी में भी ये पढ़ा था बहुत अच्छे से। अगर आपने थ्योरी की क्लासेस मेरी देखी हैं या आपने पढ़ रखा है तो आप ज़रूर ये क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत ही मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार थ्योरी अगर कंसेप्ट हमें पता होता है तो फिर आराम से क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। तो लंदन यूनिवर्सिटी के अवधारणा पर ये जो विश्वविद्यालय हैं वो बनाए गए थे, लंदन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ध्यान रखना, लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर कोलकाता, बम्बई और मद्रास के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह माना था कि सरकार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन देना चाहिए? मतलब सबसे पहली बार किसने ये माना कि सरकार को महिला शिक्षा को भी क्या करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, और वह उसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय भी करने चाहिए, है ना? लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, उनको ऐसे मतलब अच्छे वाले, है ना, एकदम ठोस ठोस उपाय करने चाहिए जिनका प्रभाव पड़े। ऐसा नहीं है बस बोल दिया और बस भूल गए, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये किसने कहा था? वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन ऑल इंडिया। हमने मतलब इनके बारे में नहीं पढ़ा है। तो द वुड्स डिस्पैच, जब द वुड्स डिस्पैच है जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी जिसको कहा जाता है। और 1854 में ये आया था द वुड्स डिस्पैच, और इसी के तहत जो विश्वविद्यालय बनाए गए थे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, वो इसी के तहत बनाए गए थे, इसी में विश्वविद्यालय के लिए बोला गया था। तो द वुड्स डिस्पैच में ये महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया गया था, पहली बार उनके लिए बोला गया था। शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आई थी, और अब ही जो हमने पढ़ी है नई शिक्षा नीति 2020। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उसको किस वर्ष में संशोधित किया गया था, उसमें कब इम्प्रूवमेंट किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में। कब किया गया था? 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी उसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये आप ध्यान रखना, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में हुई थी। मुंबई या बम्बई के नाम से जानते थे उस टाइम पर, अभी इसका जो नाम है वो मुंबई के नाम से है। तो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में स्थापना की गई थी, वो भी 1854 का जो वुड्स डिस्पैच था उसके तहत की गई थी, 1857 में की गई थी, और लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर की गई थी। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रख लेना। और हाँ, एक बात और है, आज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपको अभी जो आपके दिन बचे हुए हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपके पेपर तक आपको रिवीजन करवाती रहूँगी। और साथ में मैं कोशिश करूँगी कि कल से आपको हिंदी से जो बच्चे पेपर दे रहे हैं या फिर TGT PGT किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का फ़िलहाल हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो उसकी भी मैं लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, लेकिन कोई नहीं, करेंगे अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। क्षेत्र विषयक कौशल परिषद निम्नांकित में से किसके द्वारा उद्भावित की जाएगी? क्षेत्र विषयक कौशल परिषद ये किसके द्वारा उद्भावित की जाएगी? क्या नीति आयोग के द्वारा, भारतीय मानक परिषद के द्वारा, या फिर केंद्रीय शिक्षा विभाग, या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम? राष्ट्रीय, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? कौशल परिषद।
ठीक है, क्षेत्र विषयक कौशल परिषद, तो ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, उद्भावित किया जाएगा। निम्नांकित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक निकाय है, तो सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक, ये भी ध्यान रखना है, गैर सांविधिक निकाय है तो ये कौन सा है, नीति आयोग। कौन सा है, नीति आयोग है। नीति आयोग आप जानते हैं पहले योजना आयोग के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन 2015 में इसका नाम बदल दिया गया और अब इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जो कि सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक एक निकाय है ना। गैर सांविधिक का मतलब समझते हैं, ये इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है, ठीक है, ये सलाहकार के तौर पर बनाई गई है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। चाहे नीति आयोग तो रहेगा ही रहेगा, प्रधानमंत्री चाहे बदल जाए, जो आएगा वर्तमान में जो भी रहेगा वही इसका अध्यक्ष रहेगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं यूजीसी को। यूजीसी के फर्स्ट प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे श्री सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो थे ये कौन थे, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे। किस वर्ष में संसद के अधिनियम के द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, किस वर्ष में की गई थी, बस इतना ही ध्यान रखें आप यहाँ पर कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1987 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1987 ईस्वी में की गई थी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, नाम आप ध्यान रख लेना, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है, तो गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या शिक्षा जो मंत्रालय उसके द्वारा, फिर विदेश मंत्रालय, फिर वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय, तो ये वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय जो है उसके द्वारा क्या किया जाता है, गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण किया जाता है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जो न्याय या तर्क में उन्नत विशेष अध्ययन के लिए मुख्य केंद्र था के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जो न्याय या तर्क में अध्ययन के लिए मुख्य केंद्र था, तो ये कौन सा है, तो जगदला विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, नदिया विश्वविद्यालय, पर वल्लभी विश्वविद्यालय, ये सारे विश्वविद्यालय थोड़े से क्या हैं, अलग हैं। हम यहाँ पे मतलब सोचेंगे कि नालंदा या तक्षशिला या किसी का नाम होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये अलग ही विश्वविद्यालय जिनमें नदिया विश्वविद्यालय का नाम आता है। ये न्याय या तर्क के रूप में जाना जाता था, नदिया विश्वविद्यालय, ध्यान रखना। कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया था। प्रतिभा पलायन का मतलब आप समझते हो, जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में एक से एक बड़े जो वैज्ञानिक हैं या फिर गणितज्ञ ले लो या फिर कोई भी मतलब बहुत अच्छे इंटेलिजेंट महापुरुष पैदा होते हैं और वो अपनी प्रतिभा को क्या कर ले जाते हैं, पलायन, मतलब वो खुद जो होते हैं ज़्यादातर यहाँ पर ना रह करके दूसरे जगहों पर यानी कि विदेशों में पहुँच जाते हैं और उस देश में अपना अच्छा जो अपनी प्रतिभा है उसको दिखाते हैं। तो प्रतिभा पलायन की समस्या पर किसने ध्यान दिया था, तो भारतीय शिक्षा आयोग ने ध्यान दिया था। किसने दिया था, भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले मतलब इस समस्या पर ध्यान दिया था कि जो इंटेलिजेंसी है वो बाहर ना जाए अपने देश से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज भी आप देखते हैं बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे जो भी मैथमेटिशियन हमारे देश से मतलब विदेशों में अब जा कर के अपना क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ जी रहे हैं या फिर अपने वो बाहर निकल जाते हैं। उनको लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा भी बहुत अच्छा खासा मिलता है और कुछ पैसे के लिए और कुछ वैसे ही अपना मतलब मौज मस्ती के लिए, कैसे भी समझ लीजिए आप। तो ये प्रतिभा का पलायन होना बोलते हैं इसको। वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का आप जानते हैं वैदिक शिक्षा पद्धति में संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत। पहले संस्कृत में ही शिक्षा दी जाती थी। ई पाठशाला किसकी पहल है, तो ई पाठशाला के बारे में हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। ये किसकी पहल है, किस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो ये किया गया है
NCERT के द्वारा, किसके द्वारा? NCERT के द्वारा ई पाठशाला का निर्माण किया गया है। इनकी आप एक बार थ्योरी अगर नहीं पढ़ी है, आपने पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उस पर ज़रूर देख लेना। एक बार आप सारी वीडियो का अगर रिवीजन करते हैं तो इतना तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि सारी वीडियोस भी अगर आपने देख ली और अलग से भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, तो भी आपका नेट तो क्लियर हो ही जाएगा। क्योंकि नेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 10 की 10 यूनिट, अच्छी बात है अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए बता रही हूँ, है ना, ये ना सोचें। निम्नलिखित में से किसने पाठ्यचर्या कार्यक्रम 10+2+3 क्षेत्र के संरचना को सामान्य कर के रूप में परिकल्पित किया था? तो किसने किया था? पाठ्यचर्या जो कार्यक्रम है 10+2+3 क्षेत्र के संरचना को सामान्य कर के रूप में परिकल्पित किया था। तो क्या कोठारी आयोग, सिन्हा समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ध्यान रख लेना। तो एक कोठारी आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोठारी आयोग से, ठीक है। कोठारी आयोग जो विभाग है, इसने क्या किया था? 10+2+3 क्षेत्र के संरचना को सामान्य कर के रूप में परिकल्पित किया था। नेक्स्ट चलते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को क्या कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज किस कॉलेज को कहते हैं, किस विश्वविद्यालय को बोलते हैं? संघीय विश्वविद्यालय, यूनिटरी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय पर राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय। कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज, तो ये बोलते हैं संघीय विश्वविद्यालय को। किसको बोला जाता है? संघीय विश्वविद्यालय को कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब आप समझते होंगे शायद, मिश्रित। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है संयुक्त या मिश्रित, जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं, मतलब अंदर बहुत सारे कॉलेज का समावेश हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ ये कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला के अंदर है। कहाँ पर है? शिमला के अंदर है। बहुत सारी जो हमारी मतलब फेमस इंडस्ट्री नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी हैं, उनको आप ज़रूर मतलब एक बार पढ़ लेना कि ये कहाँ कहाँ पर हैं, और कुछ इसमें शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, उनकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना। ये थोड़ा सा 2 चीज़ अभी क्या है कि बच्चे प्रैक्टिस के लिए बोल रहे थे, इसलिए मैंने MCQ ले आई, अदरवाइज़ मुझे उनको और थोड़ा सा कराना था। बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है, उनको ज़रूर पढ़ लेना, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, करना ही चाहिए, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। और देखो भाई, ये नेगेटिव कमेंट ना किया करें, अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगती तो ना देखें फिर, है ना। इस तरह से नेगेटिव कमेंट करके क्या है कि आप दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं और खुद तो होते ही हैं। और जो मुझे लगता है पढ़ने वाला बच्चा है वो कभी भी नेगेटिव नहीं बोलेगा, अगर उसको नहीं करना है तो ना ही करेगा, बल्कि नेगेटिव क्यों करना, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, अच्छी नहीं लगती है तो आप छोड़ जाइए, बस यही कहूँगी। अगर आप छोड़ जाएंगे तो मुझे भी लगेगा अच्छी नहीं है, मैं क्यों फिर मेहनत करूँगी, है ना। तो इससे बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता, बड़ा तकलीफ सी होती है, क्योंकि हम भी काफ़ी मेहनत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि नेट वगैरह सब हमने भी दे रखा है, तो हम जानते हैं कि कहाँ से पेपर आता है और किस तरीके से पढ़ाना है। बाकी आपको मेरी ये बात कैसी लग रही है वो भी बता देना, अच्छी है या ख़राब है, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।